मुझे बता देना हम कहाँ थे, फिर हम यहीं से स्टार्ट करें। सर 1922 तक हमने कर लिया था, 23 तक। अच्छा, जरा मुझे चैट में बताएं ना, चैट में बताएं ताकि मैं देखूं कि सारों को पता है, सारे एक पेज पर हैं या कुछ जो है ना वो 1800 में भी रह रहे हैं। सारे आ गए हैं वहां पे जहाँ पे हम पहुंच गए थे। अच्छा, 1927 तक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये नोट कर लें कि इसमें छोटे छोटे इवेंट्स और भी हैं जो कि मे बी मैंने इसको जो है ना डिस्कस किया हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने नहीं पढ़ने, वो भी आपने पढ़ने हैं। सारे इवेंट्स हम कवर कर नहीं सकते ना टेक्निकली। इतने ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उनको कवर नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। जी, 1927। ठीक है, 1927 पे आ जाता है। ठीक ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि सारे जो इवेंट्स हैं ना टेक्निकली हम कवर कर नहीं सकते। तो बहुत सारे जो टॉपिक है ना हमारे रह जाते हैं। हाँ जी। स्क्रीन आप शो हो रही है सबको? इसको मैं जरा बड़ा कर लूँ स्क्रीन को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं सर, आप हमें ग्रुप के अंदर चैट के अंदर बता दिए, फिर से हम सोच मैं सकते बता हैं। देता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मैं इसकी जरा सेटिंग कर लूँ। ये इसकी स्क्रीन पूरी नहीं शो हो रही। आप सबको ये स्क्रीन पूरी शो हो रही है या हाफ हो रही है, कितनी हो रही है? स्क्रीन फुल शो हो रही है सबको? ठीक हो गया ये। फिर मुझे ही जो है ना वो नहीं शो हो रही, मैं इसको करता हूँ सेट। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सही है। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि कुछ इवेंट्स जो है ना मैंने इसमें स्किप कर दिए होंगे, वो कवर नहीं किए होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक इंसिडेंट है जिसको कहते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के नाम से है, ठीक है, जो कि 1919 में पास हुआ है। ठीक है, रोलेट एक्ट है जो कि 1919 में पास हुआ है। ये मैंने स्किप कर दिया था। तो ये एक्ट क्या था? ठीक है। इसी तरह और क्या है बेटा कि एक जलालियां वाला बाग मैसा कर भी है। जलालियां वाला बाग जो है ना मैसा कर। ठीक है, ये मैंने कल नहीं बताया था आपको। तो ये छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स में स्किप जो है ना इसको जानबूझ के भी नहीं डिस्कस किया। आपने इसको मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ, इतना ही पढ़ें, ज्यादा इसकी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट ये जो कि 1919 में पास हुआ था। ये 1919 का आप टाइम देख लें कि ये वर्ल्ड वार 1 जो है ना क्लोज हुई थी, खत्म हुई थी। उसके बाद ये खिलाफती टाइम चल रहा है यहाँ पे। अब ये एक्ट क्या है? ये जो है ना एक्ट पास होता है इधर, ये मतलब उस वक्त की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि इंडियन काउंसिल थी, उसके अंदर एक एक्ट पास होता है। वो जो असेंबली है वो क्या करती है, एक एक्ट पास करती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके एक्ट के अंदर ये मेंशन होता है कि जो बरतानवी गवर्नमेंट है, ठीक है, बरतानी गवर्नमेंट है, विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विसेज अफसरान जो होते हैं उनके तहत
किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। मकसद क्या था उस वक्त, ये जो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, लोग धरना दे रहे थे, लोग बड़ा यहाँ पे रोडों पर थे, मुजाहरे हो रहे थे, ये सारे था, सारा कुछ चल रहा था। तो इस टाइम में उन्होंने एक एक्ट पास किया, दैट वाज ज़रूरत एक्ट। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि बगैर वारंट के, वारंट क्या होता है, किसी बंदे को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट होती है वहाँ से एक परमिट लेती है कि इसको क्या, इस पे ये चार्जेस हैं, इसको हम गिरफ्तार करने लगे। तो उस परमिट के साथ ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। तो इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन थी कि बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जिस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसको जो फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल ये होता है कि उसके खिलाफ चार्जेस लगते हैं, फिर वो कोर्ट में पेश होते हैं, फिर वो पुलिस को साबित करती है, सारा कुछ होता है, फिर उस पे जाके वो उसको गिल्टी कहा जाता है। तो उसको राइट टू फेयर ट्रायल जो है ना, ये भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह का कानून पास हो जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं, जिसको उस वक्त के जितने भी मुस्लिम लीडरशिप थी उन्होंने जो है ना उसको अपोज किया और उसको बड़ा कंडेम किया। उसमें कायद जो है ना वो पेश पेश थे। कायद ने कहा ये क्या किया गोरे ने, और कायद ने कहा कि ये कैसी महजब आपकी, आप कैसे महजब, अपने आप को आप महजब कहते हैं, कैसे महजब हैं आप? ये इस तरह भी कभी हो सकता है कि आप बगैर वारंट के गिरफ्तार करें? और कायद ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया और बड़ा बुरा भला कहा कि ये आपने क्या, कौन सा लॉ, एक ब्लैक लॉ आप लेकर आ गए हैं। तो ये रोलेट एक्ट था। ठीक है। और ये कब का, 1919 का है। और आप इसी को कंपेयर कर लें 2024 के साथ, 2024 में, 2023 में मेरे और आपके प्यारे मुल्क में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जो कि बगैर वारंट की हुई हैं, उनको भी फेयर ट्रायल नहीं मिला। आप यह देखें कि तकरीबन 100 साल पहले ये मामला हुआ था और कायद ने कितना सिवियरली क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। और आज आपके सामने ये गिरफ्तारियां हो रही थी और मैं और आप उसको हजम करके बैठे हुए हैं। तो यहीं से देख लें कि क्या 1919 का वक्त से हम अच्छे थे या बुरे थे, ये मेरे और आप सबके लिए एक सवाल है। ठीक है। ये रूल एक्ट ये था। उसके बाद जलालिया वाला बाग बाग मैसेकर क्या है, ये इस तरह है कि ये हुआ है इसकी, ये हुआ है अप्रैल 19 में, ये भी अप्रैल 19 का वाक्य है। अप्रैल 99 में ये हुआ है। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि उस वक्त पंजाब के अंदर ना, ये 1919 के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर था। मार्शल लॉ तरह का, एक तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर थी। इमरजेंसी का मतलब जिस तरह नहीं होता दफा 145, आपने सुना होगा 144 दफा, ये एक पीनल कोड का एक सेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि कोई कहीं पे भी 5 लोग इकट्ठे जो है ना वो नहीं खड़े हो सकते, या उनकी गैदरिंग नहीं हो सकती। तो उस वक्त भी इसी तरह की कोई इमरजेंसी नाफिज थी पंजाब के अंदर। तो होता यह है कि एक त्यौहार होता है, हिंदुओं का एक त्यौहार है जिसका नाम है बैसाखी। तो बैसाखी का त्यौहार के लिए लोग इकट्ठे हुए एक बाग में जिसका नाम था जलालियां वाला बाग या जालियां वाला बाग, इस तरह नाम है। उस बाग में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि ये बैसाखी का त्यौहार भी कर लेंगे, और साथ में ये जो प्रोटेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1990 में खिलाफती प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसी तरह उनकी कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रही है। तो उन्होंने कहा ये मुजाहरा भी चलो हम कर लेंगे और बैसाखी का त्यौहार भी कर लेंगे, ये दोनों इस बाग में। तो उस वक्त के अ, जो इनकी जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसके जो हेड कर रहे थे, उनकी जो लोकल पुलिस थी, ठीक है, लोकल पुलिस को हेड कर रहे थे, जो उसका नाम था जनरल डायर। उसका नाम था जनरल डायर, याद रखिए, जनरल डायर उसके थे। तो डायर जो था ना, उसने क्या किया, अपनी पुलिस को इसके अपने साथ लिया और खुद भी वहीं पे गया और कहा कि ये जो गेट है, ये जो बाग है ना, इसके सारे दरवाजे बंद कर दें। तो वहां पे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। और जैसे सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब लोग बाहर तो जा नहीं सकते, तो बड़ी एक बेहमाना और एक शिद्दत आमेज फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध। ठीक है। और उसमें बड़े लोग मतलब बेचारे मारे गए, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, बहुत सारे। तो जो फैक्ट्स खुद इन्होंने पेश किया, तो 380 के करीब लोग इसमें शहीद हुए। लेकिन जो एक्चुअल एस्टिमेट्स है वो इससे भी ज्यादा थे। और और इसमें क्या हुआ कि लोग चूंकि फायरिंग से बच रहे थे, तो यहाँ पे जो कुएं थे, कुछ उस कुएं में कूद गए, कुछ जमीन में ऐसे जो है ना वो कहीं साथ कोई बिल्डिंग थी उसके ऊपर चढ़ गए, कोई वहां से गिरे। मतलब एक कैद करके मारा गया, और इंतहाई बुरे तरीके से मारा गया। इसको कहते हैं जलालियां वाला बाग मैसाकर।
और ये ऐसा वाकया था जिस पे आज भी गोरा शर्मिंदा है, और उस वक्त भी शर्मिंदा था। इवन आज भी कभी बात होती है यहाँ पे कॉलोनियलिज्म की, तो वो ये पिछले कोई एक 6 माह पहले की बात है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ये दोबारा से इस पे बात हुई, और उन्होंने दोबारा से इस पे सॉरी भी किया कि हमसे ये बहुत बड़ी हमारे आबा अजदाद से गलती हुई थी। और इस वाक़े पे आज भी वो शर्मिंदा है कि इतना बेहमाना, इतना वहशत आमेज हमने जुल्म किया था जो है ना उस कम्युनिटी में। तो इसको जलालिया वाला बाग मैसाकर भी कहते हैं। और ये अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। और ये अमृतसर जो है ना जगह, अमृतसर, ठीक है ना, ये उनके अंदर है। अगर आप देखें ना, ये लाहौर के थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये लाहौर है ना, लाहौर से थोड़ा सा इधर जाएं तो अमृतसर साथ ही है। तो अमृतसर के मकाम पे ये हुआ था, इसको जलालिया वाला बाग में से कर भी कहते हैं। तो मैं बताने वाला था कि ये ओरल एक्ट है, जलालिया वाली बाग है, इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो कि मैं कवर नहीं कर रहा, ठीक है। आप वो पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, जरा मुझे बता दें कि आप, आवाज़ क्लियर है, ये दो इवेंट्स आपको क्लियर हो गए हैं? ये आपने जिसने पढ़ा है ना उसने ये पढ़े हुए भी होंगे, देखे भी होंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया, सर ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम। सर ये अमृतसर का क्या बताया है? अमृतसर के अंदर ये जलालियां वाला बाग लोकेटेड है। ओके सर। जी जी। और ये सारे उसमें उस वक्त से सारे पंजाब में आता था ना, ये सारा पंजाब था। अच्छा जी। तो ये बात होगी क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गई ना बात। अच्छा, आज जो हमारा वैसे टॉपिक है, ये मैंने साइड नोट्स बता दी, और साथ में ये भी मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर नहीं करूंगा। वो इस तरह कवर करने बैठ जाएं तो फिर हमारी वो स्टोरी रह जाती है। ठीक हो गया? इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, तो हम पहुंच गए थे 1926-27 पे, और वहां पे मामलात हमने देख लिए थे, और सारा हम देख रहे थे कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा था। और आपको ये मैंने बता दिया था कि जब ये खिलाफत मूवमेंट आती है, तो खिलाफत मूवमेंट के बाद होता क्या है, खिलाफत मूवमेंट के बाद जो मजहब है ना, मजहब वो सियासत के अंदर इस्तेमाल होने लग जाता है। ठीक है। सियासत के अंदर मजहब का इस्तेमाल ये होता है कि आप अपनी सियासी जो मफादात हैं उनको हसूल के लिए आप मजहब कार्ड इस्तेमाल करें। ठीक है। जिस तरह अभी भी ये इस्लामिक टच वाली बातें आपको नजर आती हैं, मदीना की रियासत वाली बातें नजर आती हैं, इस तरह की और भी बहुत सी रियासत, तो ये कोई मजहब की खिदमत नहीं कर रहे होते सियासतदान, ये असल में मजहब की बेस पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो जो मजहब की बेस पे जो वोट है या वो जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसका हसूल की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मजहब खिलाफत मूवमेंट के बाद हमारे सामने आया, और उसकी बेस पर हमने देखा कि 1926, ये जो है ना 1900 तकरीबन 22 से शुरू हो गया, 22 से लेकर 1926 तक हमें काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम, सिख मुस्लिम और इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना आपस में राइट्स नज़र आए। राइट्स का मतलब इनकी आपस में झड़पें नज़र आई, और इसको आपस में लड़ाई भी काफ़ी हुई मजहबी बेस पर, इससे पहले नहीं हो रही थी। ठीक हो गया? फसादात हुए, फसादात। अच्छा, तो ये मामला तो इस वक्त होते रहे। इस वक्त मुस्लिम लीग खामोश रही। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग खिलाफत मूवमेंट का पार्ट नहीं थी। मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी, कायद आजम थे, वो इस हक में थे भी नहीं। उनकी वैसे भी टेंडेंसीज इस तरह की नहीं थी। ठीक है। तो ये मामला सारे चल रहे थे। अब क्या होता है? अब कि होता ये है, क्या होता है आगे? अब ये तो सारे इश्यूज यहाँ पे थे। अब इन इश्यूज में हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जब ये इश्यूज हुए ना, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी ना, इसकी राहें जुदा हो रही थी, अपोजिट साइड पे जा रही थी। ठीक है। जो हमने देखा था 1916 के अंदर, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, हमने देखा था कि वो जो लखनऊ पैक्ट था उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक पेज पर ले आया था। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को एक पेज पर ले आया था। और वो खिलाफत मूवमेंट में भी हमें कॉपरेशन नजर आती है। खिलाफत मूवमेंट में हमने देखा कि गांधी साहब क्यादत कर रहे थे, और मुसलमान भी उसके पीछे थे, और वहाँ भी हमें एक जो है ना
मुस्लिम लीग और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पेज पर नजर आते हैं, मुसलमान और हिंदू एक पेज पर नजर आते हैं। खिलाफत मूवमेंट के बाद ऐसा नहीं था। खिलाफत मूवमेंट जब जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ख़त्म हुई अब्रप्टली, तो गांधी ने ख़त्म की तो मुसलमानों के बड़े सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए। उसके बाद जो है ना मुसलमानों की और हिंदुओं की और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो राहें ये जुदा होना शुरू हो गई। अब होता क्या है? होता ये है कि जैसे मैंने बताया कि गोरे ने 1909 में एक एक्ट मुतारफ करवाया था, और उस एक्ट के अंदर गोरे ने ये साथ इसके अंदर ये बात मेंशन की थी कि गोरा क्या करेगा, कुछ अरसे के बाद दोबारा भारत को विजिट करेगा, भारत के ज़मीनी हकायक का मुआयना करेगा, और उन ज़मीनी हकायक को इनकॉर्पोरेट करके एक नया एक्ट लेकर आएगा। और जो हमने देखा कि जो उसने 1919 में लाया, ठीक है। इससे पहले 1892 का था, फिर 1861 का है। ये सारे जो जितने भी एक्ट आए हैं, तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से जो तब्दीलियां थी वो अपने अंदर इंक्लूड करके आए हैं। तो आमतौर पे ये प्रैक्टिस थी कि तकरीबन 10 साल के बाद जो है ना एक्ट आ जाता था, जैसे 9 के बाद 19 आया। अब गवर्नर ने इंटेंशन अपनी जाहिर की कि 1919 हो गया है, 1919 के बाद अब 1926 हो गया है, तो अब काफ़ी सारा टाइम गुजर गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि ज़रा इसको इंडिया, जो यूनाइटेड इंडिया है, इसको ज़रा जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या इन लोगों की डिमांड्स हैं, और हमें एक्ट को अपने को रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस मकसद के लिए उसने आना था, उसने इस हवाले से काम भी शुरू कर दिया। अब ये मौका था कि जब गोरे ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करानी थी। जैसा कि आपने देखा कि 1919 में भी जब उसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करानी थी, और ये बात जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को पता चली थी, तो इन्होंने पहले मिल बैठे थे और आपस के जो है ना मामलात वो भी रिजॉल्व किए आपस में, और कुछ मामलात पे इतफाक किया, ताकि जो एक गोरा है उसके जो नई रिफॉर्म्स हैं उसमें से भी हम कुछ ना कुछ इसमें हासिल कर लें। तो यहीं पे चूंकि यहाँ पे देखें कि वैसे तो टाइम ऐसा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन ये जो फैक्टर था ना कि नई रिफॉर्म्स आने वाली हैं एक, तो इस फैक्टर ने इनको करीब करने की कोशिश की। और मुस्लिम लीग में भी कुछ एलिमेंट्स थे, कांग्रेस में भी कुछ एलिमेंट्स थे, और जो ये समझते थे कि हमें अभी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, अभी एक नई रिफॉर्म्स लेकर आनी है गोरे ने, तो हम आपस में दोबारा से कोई इतफाक करते हैं, और इतफाक में अपने जो इश्यूज हैं उनको भी, जो कि खिलाफत मूवमेंट की वजह से आए हैं, उसको भी रिजॉल्व करते हैं, और आपस में कुछ बातों पे मुत्तफिक होके हम गोरे से अपनी पसंद की या एक बेहतर तरीके से हम रिफॉर्म्स मनवा लेते हैं। तो इस चीज के लिए, इस मकसद के लिए जो ये जो एजेंडा था, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट जो है ना वो सामने आती है। क्या डेवलपमेंट आती हैं उसको हम वन बाय वन जो है ना देखते जाते हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये उनकी आपस में, ताकि हम आपस में जो है इश्यूज को रिजॉल्व करें, ताकि हम मामलात को बेहतर करें। इसके लिए जो पहल की ना वो मुस्लिम लीग ने की। इस मामले पे जो पहल की ना वो मुस्लिम लीग ने की। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे कांग्रेस के साथ झगड़ा किस बात का है। मुस्लिम लीग की याद रखिएगा, मुस्लिम लीग में उस वक्त कायद कायद भी थे, ठीक है। और कायद, ये यहाँ पे एक साइड बात आ गई कि कायद 1920 के अंदर कांग्रेस को छोड़ चुके थे। जब कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया था, जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ गई थी, ठीक है, उसके प्रोटेस्ट के तौर पे कायद ने कांग्रेस को छोड़ दिया था 1920 के अंदर। तो ये बात आप याद रखें। तो मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। ये साइड नोट्स दरम्यान में कुछ ध्यान में आ जाते हैं तो मैं बता देता हूँ, हमारा असल में टॉपिक ये है। तो मुस्लिम लीग ने पहल की। मुस्लिम लीग कैसे पहल की? मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारी कांग्रेस के साथ लड़ाई किस बात पे है। तो वो मुस्लिम लीग को ये पता चला कि हमारी कांग्रेस की जो हमारे साथ जो कांग्रेस की लड़ाई है वो ये है कि कांग्रेस कहती है कि आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, ये हमें चुभता है, ये हमारे दिल में एक तीर है, ठीक है ना, इलेक्टोरेट। क्योंकि जब सेप इलेक्टोरेट की आप बात करते हैं, आप अपनी अलग नुमाइंदगी की बात करते हैं। जब आप अलग नुमाइंदगी की बात करते हैं, आप अलग कौम की बात करते हैं। आप अलग कौम की बात करते हैं तो आप बरसगीर को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये हमें चुभता है। तो मुस्लिम लीग का इस तरह है, मेरी बात सुने, हमारे इशूज है ना, आपको ये तकलीफ है ना, एक शर्त है पे हम ये सेप इलेक्टोरेट छोड़ देते हैं। एक शर्त है हमारी,
एक है क्या, कुछ शराइत है हमारी, उन कुछ शराइत पे अगर आप हमारी मान लें तो हम ये जो आपके दिल में जो तीर है ना सेल्फ इलेक्टोरेट का, इसको छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस उनसे नहीं पूछ रही, ये उनके साथ जो अपनी जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। असल लीडरशिप जो फ्रंट फर्स्ट रो लीडरशिप है वो बात नहीं कर रही, दरमियान में एक फर्स्ट रो लीडरशिप मुज़ाकरात करती है, और एक छोटे मोटे जो होते हैं ना उनके मैसेंजर और इस तरह के कासिद टाइप आपस में पैगामात के लिए, वो उनके दरमियान ये बातें हो रही है। कौन सी शराइत है, कांग्रेस उनसे वो मुज़ाकरात के लिए पूछते हैं कि कौन सी वो शराइत है जिसके लिए जनाब आप ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, टाउट ना कहें, टाउट जो है ना थोड़ा बुरा वर्ड है यार, आकिब नहीं, टाउट ना कहें, टाउट नेगेटिव वर्ड। अच्छा, तो ये वो लोग होते हैं, मतलब पार्टी में वो एक तो लीडरान होते हैं ना, एक जो होते हैं ना वो एक कॉमन ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो उनकी मुज़ाकरात होते हैं और उस मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए एक वर्कर कह लें, जो उसके वर्कर होते हैं। मिसाल के तौर पे यार, वैसे बात आ गई है कि मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे कोई ऑफिसर है, ये यहाँ कॉलेज का प्रिंसिपल है, यहाँ पे कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो उनके आपस में कोई इश्यूज हैं, उन्होंने रिजॉल्व करना है, तो वो क्या करते हैं कि अपने किसी क्लर्क को या किसी क्लास 4 को इसके क्लास 4 के साथ एंगेज करेंगे, मामला एंगेज करते 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 फिर ऊपर आ सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। तो क्या शरायत रखी, क्या शरायत रखी मुस्लिम लीग ने, जो कि अगर कांग्रेस मान ले तो उनके दिल में जो तीर है वो हम निकाल देंगे, हम सेपरेट तर्क कर देंगे। वो कौन सी शरायत थी? पहली शर्त, वो शर्त जो कि पहले जिस शर्त पे, जिस बात पे कांग्रेस मुत्तफिक हो चुकी थी 1916 के लखनऊ पैक्ट में, कौन सी शर्त क्या थी? कि हमें 33% मुस्लिम सीट्स दें इन सेंट्रल लेजिस्लेटर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटर होगी, चाहे वो इंपीरियल काउंसिल है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो उनसे भी काउंसिल होगी, उसके अंदर जो सेंट्रल है, सूबाई नहीं, सेंटर की बात हो रही है, उसके अंदर हमें 33% मुसलमानों की सीटें दें, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो NWFP है, जो कि सूबा सरहद है उस वक्त का, जो कि हमने पढ़ा था कि 1901 में बना है, लॉर्ड कर्जन के दौर में बना है, उसके अंदर रिफॉर्म्स करें, ठीक है, और उसको मुकम्मल सूबा बनाएं। मुकम्मल सूबा उस वक्त नहीं था ये, इसके अंदर इवन के जो हमें डायरकी पड़ी थी, जो दो रुखा हुकूमत थी, वो भी इसके अंदर नहीं थी। तो मुकम्मल रिफॉर्म्स का मुतालबा किया के NWFP के अंदर। और साथ में कहा कि जो बलूचिस्तान है ना, अब वो उस वक्त सूबा नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ना, उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की जाएं। ठीक है, जिस तरह के दूसरे सूबे हैं, बिहार है, उड़ीसा है, मद्रास है, ठीक है, आसाम है, उस तरह के जो सूबे हैं, तो उसी तरह के इनका भी उनको सेम स्टेटस, इन सूबों को भी वही स्टेटस देना चाहिए। ये सूबा उस वक्त नहीं था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसके अंदर भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी कि जो पंजाब और बंगाल है, इनके अंदर आबादी के हिसाब से सीटें दी जाएं। लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या बात हुई थी? लखनऊ पैक्ट के अंदर हमने ये बात की थी कि वेटेड फार्मूला के जरिए जिनमें आबादी एक कम्युनिटी की ज्यादा है, तो उनको आबादी वो दूसरी छोटी कम्युनिटीज को भी सीटें देगी, और ज्यादा जो सीटें वाली है ना वो अपनी सीटें कुछ कट करेगी। हमने इस बात पे मुत्तफिक हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या मांगा? यहाँ पे हमने कहा कि आबादी के हिसाब से सीटें दो इन दोनों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब वो वेटेड फार्मूला आया था तो इसमें बड़ी अपोजिशन भी सामने आई थी। इवन के अल्लामा इकबाल बड़ा इसको क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते थे कि ये आपने क्या वेटेड फार्मूला लगाया है, इसके तहत हमारी पंजाब और बंगाल में हमारी सीटें कम हो गई हैं। तो ये यहाँ पे मुतालबा था कि आबादी के हिसाब से पंजाब और बंगाल की जो है ना वो सीटें आप करें। ठीक हो गया। उसके बाद चौथा मुतालबा, चौथा मुतालबा ये था कि जो सिंध है ना, उसको आप बॉम्बे से अलग करें। ये बॉम्बे के अंदर आता था ना, बॉम्बे का हिस्सा था सिंध, तो बॉम्बे से इसको अलग करें और इसको मुकम्मल जो सूबाई इख्तियारात है ना वो दें। मुस्लिम लीग ने कहा, ये चार शरायतें कांग्रेस को कहा
ये मान लो हम सैप इलेक्टोरेट जो आपके सीने में जो तीर है ना, उसको हम छोड़ देंगे, चलो जी जाओ मौज करो। ये जो सारे जो हमने ये जो शराइत रखी, ये जो आइडिया रखा, ये किस मकाम पे हमने ये इस पे काम किया? हमने दिल्ली के मकाम पे इसको काम किया, और इसको दिल्ली तजावीज़ के नाम से याद किया जाता है। दिल्ली तजावीज़, या इसको दिल्ली प्रपोजल्स भी कहते हैं। दिल्ली प्रोपोजल्स, जो कि 1927 के अंदर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को दी, ताकि सेपरेटहुड हम छोड़ देंगे, ताकि अल्टीमेटली क्या हो, हमारे दरमियान में जो टेंशन हैं वो कम हो। लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ ये जो अपन वो समझती थी, उसके दिल में जो तीर था, वो सारी शराइत को देख के उसने कहा नहीं, उसने हमारी जो दिल्ली प्रपोजल है उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये एक मूव था जो कि मुस्लिम लीग ने दिया था, किसको? कांग्रेस को दिया था, ताकि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाए। ठीक हो गया। तो ये जो कोशिश थी ये नाकाम हो गई। अब आगे क्या होता है? अब आगे क्या होता है? आगे अब मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि गोरा किसकी तैयारी कर रहा था। गोरा तैयारी कर रहा था कि एक नया एक्ट लेकर आ जाए, जिसके अंदर पिछली जो एक्ट है उसकी कमी कुताही वो भी पूरी कर लें, उसके लिए कोशिश कर रहा था। उसी मकसद के लिए गोरे ने 1927 में एक कमीशन भेजा। कमीशन का मतलब यह है कि आप कह लें कि ग्रुप ऑफ पीपल भेजा। ग्रुप ऑफ पीपल भेजा। कितने लोग थे? 7 लोग थे। ठीक है। एक उनका जो है ना वो चेयरमैन था। ठीक है। और 6 उसके मेंबर थे। 6 मेंबर थे। 7 लोग। उस चेयरमैन को उसका नाम था साइमन। और 6 और मेंबर थे और वो सारे के सारे क्या थे? गोरे थे। ये 1927 में गोरे ने भेजा इसको, यानी कि साइमन चेयरमैन और 6 लोग, इसको उसने नाम दिया साइमन कमीशन का। गोरे ने कहा यार इस तरह करो, ये आप सारे 7 लोग जाओ भारत के अंदर, और आप जरा जमीनी हकायक जाके देखो ना। ठीक है। जमीनी हकायक जाके देखो कि क्या हमें कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आनी है, और वो जो बरसगीर है उसके जो मसाइल हैं उसको कैसे हल करना है। तो ये जो दिल्ली, ये जो साइमन कमीशन है, ये बरसगीर के अंदर 1927 में भेजा गया। जब ये आया ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस वैसे भी एक दूसरे से लड़ रही थी। मुस्लिम लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा ये जो साइमन कमीशन आया है, इसके अंदर तो कोई मुसलमान ही नहीं है, ये तो सारे गोरे हैं और नॉन मुस्लिम हैं। उन्होंने स्ट्रेट अवे इसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा जाओ, हम आपकी बात नहीं सुनते। उन्होंने कांग्रेस के साथ बात करने की, यार आप जो है ना अभी देखे ना, ये कोई इनसे किस लिए आया था? ये आया था कि मुस्लिम लीग से पूछे, कांग्रेस से पूछे, आम लोगों से पूछे कि कौन से रिफॉर्म्स करनी चाहिए अभी बरसगीर के अंदर, कौन से चैलेंजेस हैं। ठीक है। तो अब ये हालांकि हमारे पराये थे, जिसको हम कितना बुरा भला कहते हैं, पराये थे और आके लोगों से पूछते थे कांग्रेस से कि आपके मुतालबात क्या हैं। लेकिन मैं आज क्या हमसे पूछा जाता है? खैर ये फिर कुछ दिल पे जख्म होते हैं, वो फिर मैं आपको बता बता देता हूँ, तो इसकी जरूरी नहीं है इसको करना। अच्छा। तो मुस्लिम लीग ने कहा चलो जी जाओ, क्या मुसलमान इसमें है कोई नहीं, और आ गए उधर रिफॉर्म्स करें, चलो जी जान छोड़ो। ठीक है। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा नो इंडियन। ये जो आप लाए हैं ना 7 माशाल्लाह मुचरंडे, इनमें कोई भी इंडियन तो है कोई नहीं, ये सारे हैं, सारे के सारे गोरे हैं, जाओ शाबाश। ठीक है। जाओ शाबाश। तो ना कांग्रेस ने कोऑपरेट किया, ना मुस्लिम लीग ने कोऑपरेट किया। तो ये बेचारा सामिन कमीशन आया इनसे मुज़ाकरात करनी, फिर इसने लोगों से जनाब पूछा अपनी, खैर इसने जो होसी मामलात थे उसको जो ज़मीनी हकायक थे उसको नोट किया, लोगों के हालात को देखा, ओवरऑल मुस्लिम लीग की फ़िलासफ़ी को देखा, कांग्रेस की फ़िलासफ़ी को देखा। इन्होंने कॉपरेट तो उनके साथ नहीं किया, लेकिन जो इनसे हो सका, जिन्होंने एक पूरा एक पलंदा तैयार किया, अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार की। ठीक है। और इसको जनाब ले गए किसके पास? अपने वायस राय के पास ले गए, और वायस राय ने इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिखाया।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, जैसा कि आपको मैंने चैनल बताई, उसने आपको क्राउन पे दिखाया ये सब। अब ये जब बात क्राउन तक गई ना, तो क्राउन ने इनको दोबारा भेजा, दोबारा भेजा कि जाओ जरा दोबारा ये जो है ना रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसमें या तो आपने कुछ लिखा भी नहीं है, आप जरा इनसे जाके दोबारा कॉपरेशन के लिए जाए। अब दोबारा ये आते हैं और दोबारा वही बात कि जब मुस्लिम लीग को कहते हैं, कांग्रेस को कहते हैं, लेकिन दोनों ये सेम बात करते हैं कि कोई इंडियन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुज़ाकरात नहीं करने, हमने आपके साथ कोई बात नहीं की। अब क्या होता है, अब इवन के ये जो मामला चल रहा था ना, इस पे जब साइमन कमीशन दोबारा आया ना, तो बड़ा लोगों ने इस पे, इनको बड़ा मतलब इनको लोगों ने भी बाद में रिजेक्ट किया, और लोगों ने इनको ये भी तारीख का है, अंडे और टमाटर भी मारे और नारे लगाए, गो साइमन गो, साइमन बैक, गो साइमन गो, गो जिस तरह गो नवाज गो है ना, ये गो न्याजी गो है, इसी तरह के नारे, ये पुराने पुराने नारे हैं। तो गो साइमन गो के नारे से, ये साइमन बैक, गो साइमन बैक, गो साइमन बैक, इस तरह के नारे लगे और बड़ी मतलब बुरे तरीके से। ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब ये सामन आया था ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग में एक लीडर थे जिनका नाम था मियां शफी। जो मियां शफी थे ना, वो इनके साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते थे। ठीक है, मुस्लिम लीग का एक मेंबर है और वो इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन कायद मुज़ाकरात करना नहीं चाहते थे। तो इसी तनाज़े पर उसने एक अलग मियां शफी लीग भी बना ली थी, मियां शफी मुस्लिम लीग। मियां शफी मुस्लिम लीग के नाम से उसने अलग पार्टी भी बना ली। इसने मुज़ाकरात भी किए थे साइमन कमीशन के साथ, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि मियां शफी लीग के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये भगोड़ा है, इसको करने दो, आपस में बातें हैं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मियां शफी लीग भी है, तो मियां शफी जो है ना इस मामले पे साइमन कमीशन के साथ मुज़ाकरात करना चाहता था। लेकिन मियां शफी की क्या वक़्त थी, जब कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तो बात खत्म हो गई, और साथ में अंडे और टमाटर भी पड़ गए। और जब इनको अंडे और टमाटर पड़े ना, अब क्या होता है, तो बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई और ये बात उधर क्राउन तक पहुंच गई। क्राउन ने कहा ये जो है ना आपने क्या कराया है, हमारे जहाँ पे गोरे गए हैं और उनको भारत में जाके अंडे पड़े हैं और टमाटर पड़े हैं, ये जब बेइज्जती कराई है। तो जो था ना, क्राउन था, उसने खींचा किसको, पीएम को खींचा। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन में होता है ना, डिपार्टमेंट्स में होता है कि प्रिंसिपल जो है ना वो वाइस प्रिंसिपल को खींचता है, वाइस प्रिंसिपल जो है ना वो फिर टीचर्स को खींचते हैं, वाइस टीचर्स वो कलर्स को, फिर ऊपर से नीचे तक चेंज होती है। तो इसी तरह वहीं पे इधर भी ऐसे ही हुआ। तो जो क्राउन था उसने पीएम को खींचा, पीएम ने जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको खींचा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जनाब वाइस राय को खींचा, वाइस राय ने अपने काउंसिल के मेंबरों को खींचा। तो इन्होंने जनाब जाके अब बस नीचे तक बात पहुंचाई कि ये देखें हमारे साथ जनाब ना ये मामला हुआ है। ठीक हो गया। तो अब उस वक्त ये आपको ये पता होना चाहिए कि उस वक्त का जो वाइस राय था ना, उसका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, उसका नाम था लॉर्ड ब्रिकन हेड, लॉर्ड ब्रिकन हेड उसका नाम था उस वक्त का। वायसराय इरविन था, और जो लॉर्ड था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लॉर्ड ब्रिकन हेड। इवन कि इतना इसका मजाक उड़ाया भारत वालों ने, ये इंडियंस ने, यहाँ पे मशहूर हो गया ब्रोकन हेड के नाम से। ब्रोकन हेड ओए, ब्रोकन हेड ओए, ब्रोकन हेड ओए, इस तरह का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह बच्चे नहीं उड़ाते, ऐसे हुआ। ये सारी तजलील जनाब, ब्रोकन हेड से ब्रेकन हेड आपको याद भी रह जाएगा। तो ये सारी तजलील तो गोरा देख रहा था, गोरे ने सारी जनाब इनकी पीएम की फैंटी लगाई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सारों की लगाई। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, इसको गुस्सा आया। इसने कहा, इसने जनाब वहाँ की जो ये चूंकि वो था, वजीर था, इसने वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना उसके अंदर तकरीर की और कहा कि ये जो इंडियंस है ना, ये इंडियंस ये बेवफा हैं। इनको क्या पता, इनको हमारे एहसानात का पता ही नहीं है, हमने कितने एहसानात किए हैं भारत के ऊपर। हमने जनाब जाके वहां पे ये इंट्रोड्यूस कराया है, हमने इनको आयन दिया है, हमने इनको कानून दिया है, हमने इनको ये दिया है, हमने वो अपने एहसानात गिनाए, इनको पता ही नहीं है। और ये जब इसने सारी बातें शातें की ना, और असल में वो जो है ना पीएम के सामने अपने नंबर बना रहा था कि आप थोड़ा ना, आप ताकि मेरी सर्जनिश कम हो,
ठीक है, जिसका एक टीचर की कोई सर्जनिश हो जाए तो फिर प्रिंसिपल को कहता है कि ये तो बच्चे स्कूल में आते ही नहीं हैं, तो ये तो नॉन सीरियस हैं, ये तो वो हैं। असल में वो सारा करके कहना क्या चाह रहा होता है कि मैं तो थोड़ा बहुत जो है ना वो सही हूँ, मैं तो बहुत काबिल हूँ, सारा कसूर ही नहीं कह, तो अपनी वो जो बेइज्जती होती है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। इधर ऐसे था। अब जब इसने ये पार्लियामेंट में ये बातें शातें की ना, तो उसके बाद ही वापस आ गया। वापस आया ना, इसने इसने कहा इंडियंस बात सुनो मेरी, ठीक है ना, साइमन कमीशन आया था आपकी रिफॉर्म्स करने के लिए, ना मुस्लिम लीग ने कॉपरेट किया है ना कांग्रेस ने किया है। तुम जो है ना करना ही नहीं चाहते। तुम हम आपके लिए रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, आपको रिफॉर्म्स लेके आप आते ही नहीं है, आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सलाहियत है ना, तो आप आए और खुद रिफॉर्म्स बना के दें, बड़े आए हमें जनाब भगाने वाले इतने आप हैं ना, जो है ना फने खान, तो रिफॉर्म्स खुद लेकर आए। तो ये जब उसने चैलेंज दिया ना, दैट वाज द चैलेंज। ये जब चैलेंज दिया ना, तो इस चैलेंज को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। ये तो चाहते यही थे कि आप हमें कहें कि क्या रिफॉर्म्स हमें चाहिए। तो उन्होंने जनाब इसको जब चैलेंज दिया कि आप हैं इतने को अच्छे और काबिल जो बड़ी बातें करते हैं, बना के लेकर आए। तो ये चैलेंज दिया किसने? लॉर्ड ब्रिकन हेड ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। किसको? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को। जब उन्होंने चैलेंज दिया, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कहा ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। अब आगे क्या होता है? ये जब वो चला गया वापस, और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने आपस में मिल बैठ सकते नहीं थे क्योंकि आपस में इनके इश्यूज थे। अब क्या होता है? अब ये होता है कि उस वक्त जो है ना, इन्होंने कोशिश की कि ये जो थी ना पार्टी कांग्रेस, क्योंकि उस बड़ी पार्टी थी, इन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि आप आए, हम इकट्ठे बैठते हैं और जो हम कलेक्टिवली रिफॉर्म्स बनाते हैं उस पर पहले खुद मुत्तफिक हो जाते हैं और फिर वही रिफॉर्म्स भेजते हैं गोरे को, वो गोरा इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक हो गया। अब क्या होता है? मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर यहाँ पे आए, लेकिन उस वक्त क्या था कि जो कायद थे ना, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, वो उस वक्त लंदन थे। वो लंदन थे, तो वो तो नहीं आए। अब जो बाकी पार्टीज थी, सिर्फ याद रखिएगा मुस्लिम लीग और कोई कांग्रेस यहाँ पे जमात नहीं थी, यहाँ पे और भी बहुत सारी जमातें थी। यूनियनिस्ट पार्टी थी, किसान पार्टी थी, बहुत सारी और पार्टी भी थी। तो वो सारे यहाँ पे आके बैठे और उन्होंने जनाब ऑल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, एपीसी। ठीक है ना, अभी भी जो फजल और रहमान नहीं बना लेता एपीसी, वो वाली एपीसी। तो ये जितना भी आज सियासी मंजरनामे पे जो नॉमनक्लेचर है, ये सारा उसी वक्त का है, ये कोई नया नहीं है। एपीसी कॉल की, एपीसी ने जनाब आपस में बैठा, सारा कुछ किया और एक कलेक्टिव जो है ना रिफॉर्म्स तरतीब दी। और उस रिफॉर्म्स जो थी ना वो उन्होंने तरतीब दी। और वो जो रिफॉर्म्स तरतीब दी थी ना, उस ये जो कमेटी थी जिसने रिफॉर्म तरतीब दी, उस कमेटी का जो चेयरमैन था ना, उसका नाम था मोती लाल नेहरू। मोती लाल नेहरू उस कमेटी का चेयरमैन था। ठीक है। और ये जो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर था ना, जिसका नाम था जवाहर लाल नेहरू। जवाहर लाल नेहरू, ये जो मोती लाल नेहरू है ना, ये इसका अब्बू है। ये मोती जो लाल है ना, ये इसका जवाहर का अब्बू है। इसकी सरबराही में ये रिफॉर्म्स इकट्ठी हुई, आपस में इत्तेफाक हुआ और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, जिसे आप और मैं कितनी बार सुन चुके हैं, और इसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और इसको पेश किया था 1928 के अंदर। इसके अंदर क्या बातें की गई, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब जब कायद वापस आए ना, तो कायद ने क्या किया? कायद ने वो जो रिपोर्ट थी ना, उन्होंने पढ़ी। कायद ने कहा आपने बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है, कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत कमाल की रिपोर्ट बनाई है। लेकिन ये उस वक्त कमाल की होती जब बरसगीर के अंदर एक कौम होती है। लेकिन बरसगीर के अंदर तो एक कौम है ही नहीं, बरसगीर में दो कौमें हैं, एक मुसलमान, दो कौमें। ठीक है, एक मुसलमान और एक हिंदू, ये दो कौमें हैं। उसमें उसने मेंशन किया था कि बरसगीर के अंदर सिर्फ दो पार्टीज हैं, एक गोरा और एक कांग्रेस। जबकि कायद ने क्या कहा? कायद ने कहा इस बरसगीर में तीन पार्टीज हैं।
तीन पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज नहीं, तीन स्टेक होल्डर्स हैं। एक गोरा, एक कांग्रेस, और एक मुस्लिम लीग। तो कायद ने कहा आपने बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है, आप एक काम करें ना, आप ये मैं आपको ना इसमें ना चार तब्दीलियां कर दें, चार तब्दीलियां, चार तरामीम इसको कहते हैं, तरामीम। चार तरामीम पेश की कि आप इसमें ये चार तरामीम पे इसमें शामिल कर लें, इसमें चार तरामीम कर लें, आप इसको जाके गोरे को दे दें, हम राजी हैं मुस्लिम लीग वाले सारे, और मैं भी राजी। लेकिन जब उन्होंने वो तरामीम देखी, ये जो मोतीलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने कहा हम आपकी ये तरामीम है ना, ये इसको रिजेक्ट करते हैं, ये हम इसमें शामिल नहीं करते। तो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो हम जरा देखते हैं उसके क्या नकात थे। और कायद ने कहा, जब कायद ने देखा कि इन्होंने मेरी वो रिपोर्ट जो है ना, वो मेरी तरामीम शामिल नहीं की, तो कायद ने कहा हम इसको नहीं मानते। तो इन्होंने एक अलग रिपोर्ट मुसलमानों के साथ मिल के जो है ना पेश की। और इन्होंने जब ये नेहरू रिपोर्ट पेश की, ये कमाल की रिपोर्ट थी, मुसलमान बड़े परेशान थे। और मुसलमानों ने, तमाम मुस्लिम जो थे उस वक्त के, उन्होंने मैंडेट दिया कायद को कि इसका बेहतरीन जवाब दें, और जवाब इनके मुंह पर मारें। और कायद ने जवाब दिया, और कायद ने जो एक रिपोर्ट बनाई, इसको आज भी हम 14 नुकात से नाम से याद करते हैं। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद, ये क्या थी? ये जवाब था इस नेहरू रिपोर्ट का। और ये जो उन्होंने 14 नुकात लिखे, तो आज भी मतलब ये फाइनेस्ट रिपोर्ट थी। अगर ये फाइन थी तो ये फाइनेस्ट थी। उन पे जनाब कह लें कि उन पे हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन था ऐसे ही, उन पे मुंह पे मारा कि ये लो 14 नुकात, हम ये वाला इंडिया चाहते हैं, हम ये वाला इंडिया जो कि आपने पेश किया ये नहीं चाहते। क्यों? आपने तो उसमें हमें एक्सक्लूड कर दिया है। ये वो इंडिया है जिसके अंदर हमने तमाम कम्युनिटीज को इंक्लूड किया है। ठीक हो गया। अब इसके मैं भी पॉइंट्स पे आता हूँ। अब ये 28 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, 29 में ये कायद ने पेश किया 14 नुकात। अब जो गोरा है वो सर पकड़ के बैठ गया। अल्लाह के बंदो, क्या आपस में आप क्या चीजें हैं आप? एक कहता है ये रिफॉर्म सही है, एक कहता है ये रिफॉर्म सही है, आप आपस में मुत्तफिक नहीं हो। मैं करता हूँ दोनों का इलाज, दोनों का इलाज हम अभी करते हैं। लेकिन उस इलाज जाने से पहले हम इसके प्रोविजंस देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट और जो 14 नुकात हैं, इनकी बुनियादी प्रोविजंस क्या थी, क्या नुकात थे, और कहाँ पे कन्फ्लिक्ट था। उससे पहले जरा मुझे बता दें कि आवाज सबको क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? मैं भी जरा सांस ले लूंगा। हाँ जी बताइए। कट रही है आवाज? हाँ जी। नहीं, आवाज तो कट नहीं कटनी चाहिए। जी, जिसको कट रही है उसका शायद नेटवर्क का इशू होगा। क्लियर है, क्लियर है। नहीं कट रही जी, जिसने भी कहा आवाज कट रही है तो वो उसका शायद इशू होगा। अच्छा जी। तो ये दो दो पॉइंट्स हो गए। ठीक हो गया। अभी तक हम यहाँ पे पहुंच गए। अब हम इनके पॉइंट्स को सेपरेटली देखते हैं। हाँ जी, अभी तक मैं और आप 14 औकात को रट्टे मारते आए हैं ना? 14 नुकात हैं, ये है नेहरू रिपोर्ट, ये है, ये है, रट 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 रट, पता नहीं क्या रट, लेकिन पता नहीं है कि है क्या चीज। ये वही बात हुई कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि 1940 में क्या हुआ था, तो कहता है कि सारा ना करारदाद पेश हुई थी। ठीक है जी, मैंने पूछा कि करारदाद का मतलब क्या होता है, तो कहता है पता नहीं सर। मैंने कहा करारदाद किसी बकरे का नाम है, या मिठाई का नाम है, या रिश्वत का नाम है, किसका नाम है? पेश तो सारी चीजें की जा सकती हैं ना। तो वो कहता है पता नहीं सर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये आप तो 9वीं 10वीं में भी पढ़ कर आए हैं और सारा कुछ है, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी ने बताया हो तो उसको पता होना, तो करारदाद होती क्या चीज़ है। तो वो ऐसे ही है जिस तरह नेहरू रिपोर्ट और 14 नुकात के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, तो अब उसके अंदर क्या पॉइंट्स थे उसको जरा हम देखते हैं वन बाय वन। और ये भी आप याद रखें कि जब ये नेहरू रिपोर्ट पेश की थी ना,
मोतीलाल नेहरू ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अबू हैं। उसके बाद कायद ने जब 4 तरमीम इसमें पेश की थी ना, तो कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया था ना। ये आखिरी टाइम था जब मुस्लिम लीग ने या कायद ने कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात करने की या एक पेज पर आने की कोशिश की है। ये आखिरी टाइम था, इसके बाद कोशिश नहीं की। और उस वक्त कायद ने क्या कह दिया था? कायद ने कह दिया था कि दिस इज पार्टिंग ऑफ वेज, दिस इज पार्टिंग ऑफ वेज। कायद बड़ा लीडर था। आप कायद को जितना पढ़ेंगे आपको उतनी कायद से मोहब्बत होती जाएगी, ये भी एक हकीकत है। तो कायद ने कहा कि दिस इज पार्टिंग ऑफ वेज, बस अब हमारी रास्ते जुदा जुदा हैं। कमाल की बात की। और इसके बाद दोबारा कायद ने कभी कांग्रेस को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने की कई बार, लेकिन कायद ने नहीं की। ये उस वक्त था जब उन्होंने उसकी जो रिफॉर्म, जो अमेंडमेंट थी कायद की, वो रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा जी, अब क्या है, पॉइंट्स हैं। तो मैं उन पॉइंट्स आपके सामने, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिन पे जो है ना दोनों का जो इशू, जो कन्फ्लिक्ट नजर आता है हमें नेहरू रिपोर्ट में और 14 नुकात में। बाकी बहुत से पॉइंट्स पे इतफाक भी था, लेकिन जिन पे इतफाक नहीं था मैं सिर्फ आपके सामने वो रखने की कोशिश करूंगा। तरमीम 4 पेश की थी, लेकिन इतफाक जो ना इतफाकी थी वो कई पॉइंट्स पे थी। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेहरू रिपोर्ट और साथ में मैं लिखता हूँ 14 नुकात। ठीक है, तो साथ में ये कवर करता जाता हूँ। नेहरू रिपोर्ट ने लिखा कि हमारे मुल्क में ये जो बरसगीर है इसके अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, और इसमें जो रेजिड्यू पावर्स हैं, रेजिड्यू पावर्स वो सेंटर के पास होंगे। ठीक है, अब ये बात रेजिड्यू पावर्स क्या है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ये आपने मुझे याद दिलाना है जब हम पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ये बात कर रहे होंगे ना, पाकिस्तान स्टडीज कह रहा हूँ, जब पोलिटिकल हम जब आएंगे ना, ये 1956 के आयन में, बल्कि 73 के आयन में आएंगे ना, 1973 का जो आयन आएगा ना, तो फिर मुझसे आपने सवाल करना ये क्यों होता है। बड़ी लंबी कहानी है, फिर मैं यहाँ पे कवर नहीं करा, लेकिन आपको सरसरी बता देता हूँ कि आमतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि लिस्टें होती हैं। ठीक है, एक फेडरल लिस्ट होती है, एक कनकरेंट लिस्ट होती है, और एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है। फेडरल लिस्ट का मतलब ये होता है इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको फेडरल डील करता है। प्रोविंशियल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको प्रोविंस डील करता है, इसमें फेडरल का कोई अमल दखल नहीं होता। और कनकरेंट वो होती है जिसमें दोनों डील करते हैं, लेकिन अगर उनका आपस में कोई तजाद आ जाए तो फिर फेडरल की बात को माना जाता है। आमतौर पर ये होता है फेडरलिस्ट। इसकी मिसाल ऐसा है कि जिस तरह आप देख लेना कि जो डिफेंस है पाकिस्तान के अंदर, वो ये किसी सूबे का मैटर नहीं है, ये फेडरल का मैटर है। इसी तरह रेलवे को देख लें, कम्युनिकेशन को देख लें, ये जो पैमरा शैमरा और ये जो सारे मामलात को देख लें। ठीक है, ये जितने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, ठीक है, इसको फेडरल डील करता है। जिस तरह एजुकेशन है, एजुकेशन जो पंजाब का महकमा है, ये सिंध का महकमा, उसमें फेडरल का कोई काम नहीं है, ये ऑटोनमस है। लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे महकमे हैं। जो पंजाब में जितनी भी सीटें आती हैं ना पीपीएससी के थ्रू, वो तमाम की तमाम ये प्रोविंशियल मैटर होते हैं, इनके साथ फेडरल का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस तरह कुछ कंकरेंट होते हैं, यानी इसमें दोनों की राय देखी जाती है। तो मकसद ये था कि नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें फेडरल के सब्जेक्ट्स रखें, और उसने कहा कि फेडरल किसको डील करेगा? फेडरल डिफेंस को डील करेगा, करेंसी को डील करेगा, और कम्युनिकेशन को डील करेगा। बस 3 ही काम होंगे फेडरल के। बाकी तमाम के तमाम जो इख्तियारात बच जाते हैं ना, उसको कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। और उसने कहा कि ये जो ये मामलात है ना, ये जितने भी रेजिड्यू पावर्स होंगे ना, वो किसको होंगे? सेंटर के पास होंगे। सेंटर मजबूत की बात की हमने। ठीक है, वैसे आमतौर पर रेजिड्यू उसको भी कहते हैं कि जो आप, जो चीज़ बच जाती है ना पीछे, जिस तरह आप चाय पुनते हैं तो प्याली के अंदर यहाँ पे जो पत्ती नहीं रह जाती, जो चीज़ रह गई, ये चली गई तो चली गई, जो रह गई तो वो रेजिड्यू, उसको भी रेजिड्यू कहते हैं। अच्छा,
तो ये खतरात बच जाते हैं। तो 14 नुकात ने कायद ने कहा ये बात आपने ठीक की है, फेडरल ही होना चाहिए, लेकिन एक बात आपने गलत की है कि जो आपने रेजिड्यू की बात की ना, रेजिड्यू इख्तियारात ये सेंटर के पास नहीं होने चाहिए, ये सूबों के पास होने चाहिए। क्योंकि कायद तो सूबों जो है ना वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, क्योंकि कायद को पता था अगर सेंटर के पास अगर मामला चले जाएंगे सारे के सारे, तो वो तो खा जाएंगे हमें। ठीक है, सूबों में हम ऑटोनमस नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट था जो उनके आपस में कंफ्लिक्टिंग था। फिर दूसरा पॉइंट ये था, नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि जो बड़े प्रोविंसेस है ना उनको तो फुली ऑटोनमस आप करें, लेकिन जो छोटे प्रोविंसेस है उनको फुली ऑटोनमी ना दें। इस वजह से टर्म यूज की, रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनमी है। ठीक है, लेकिन जो था यहाँ पे 14 का कायद ने क्या कहा, कायद ने कहा एब्सोलूट प्रोविंशियल ऑटोनमी। कायद ने कहा कि अगर आप बिहार को फुली ऑटोनमस बनाते हैं ना, तो आप सिंध को भी बनाएं, आप केपी को भी बनाएं, आप पंजाब को भी बनाएं, बड़े सूबों को भी फुली ऑटोनमस बनाएं। और इसको हम तो कह ही रहे थे कि सिंध में जनाब उसको अलग करो, केपी के में रिफॉर्म्स करो, बलोचिस्तान में रिफॉर्म्स करो। रिफॉर्म्स का मकसद क्या था कि उनको फुली ऑटोनमस वाला सूबा बना लें, ताकि मुसलमान उसमें ज्यादा होंगे, मुसलमानों का अलग सूबा होगा तो मुसलमानों को भी फायदा नहीं चाहिए। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 25% सीटें मिलेगी। और हमने लखनऊ पैक्ट में उनके साथ क्या वादा किया था, 33%। दिल्ली प्रपोजल में क्या बात की, 33%। यहाँ भी कहा अल्लाह के बंदे 25% हमें नहीं चाहिए, हमें 33% सीटें चाहिए। अब ये क्या क्यों कह रहे थे बार बार, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि उसकी वजह ये होती है कि अब ये टेक्निकल बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ पे बताना भी नहीं चाह रहा क्योंकि फिर बात लंबी हो जाती है। कि जब अमेंडमेंट करनी होती है ना, तो अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। तो 2/3 का मतलब ये होता है कि 60%। तो अगर 25% मुसलमानों को यहाँ पे सीट्स मिल जाती ना, तो फिर 66 तो मुसलमानों के बगैर भी हो जाती थी, तो अपनी मर्जी की वो तरमीम कर सकते थे। लेकिन जब 33% मिल जाती तो फिर आप मर्जी की तरमीम नहीं कर सकते। ठीक है, बस आप इसको जहन में रखें, बाकी इसमें कहानियां लंबी लंबी हैं वो फिर मैं नहीं बताता। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स हो गए। और क्या जी पॉइंट्स था, जनाब इसमें बात की कि सेपरेटेड मुसलमानों को नहीं देंगे। ये मुसलमानों ने कहा सेपरेटेड देंगे, हमें सेपरेटेड चाहिए। और हमें सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, जो दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जिसमें शूदर भी आ जाते हैं, उसमें और भी बहुत सारे हैं, उनको भी सेपरेटेड दें, हमें भी दें उनको भी दें, हमने ये भी कह दिया। चलो जी, अब जरा मजे करो। ये चौथा पॉइंट था जिस पे हम मतलब हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ। और क्या था, पांचवा पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस कहती है कि जो सिंध है, एक कमेटी बनाई जाएगी। और वो कमेटी क्या करेगी, कमेटी ये करेगी कि देखेगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सिंध पे तहकीकात करेगी और वो चेक करेगी कि क्या सिंध को अगर हम बॉम्बे से अलग कर दें तो ये क्या सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ये सरवाइव कर सकता हो तो हम इसको बॉम्बे से अलग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो आप बता रहा हूँ ना, ये चौथा पॉइंट था, ये पांचवा था। तो किसने किसने क्या कहा, 14 कायद ने कहा क्यों नहीं सरवाइव करेगा, करेगा सरवाइव। इनकी बदनीति थी ना कि सिंध अलग सूबा ना बने। इसने कहा सिंध को फिल फोर जनाब आप अलहदा करें बम्बई से। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे ये बताया, नेहरू रिपोर्ट ने ये कहा कि रिफॉर्म्स करें लेकिन बेसिक रिफॉर्म्स करें। थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स आप करें, किसके अंदर, केपी के अंदर, यानी NWFP उसका नाम था उस वक्त, बलोचिस्तान के अंदर करें। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें, इकट्ठी ना कर दें, फुली ऑटोनोमस इनको ना करें। मुस्लिम लीग ने कहा इनको फौरन और फिल फोर और मुकम्मल रिफॉर्म्स करें। ये क्या बात हुई, आपके सूबों में पूरी पूरी रिफॉर्म्स हो और हमारे सूबों में थोड़ी थोड़ी रिफॉर्म्स हो, तो ये बात गलत है। इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए, ठीक हो गया। और किस बात पे, और ये बुनियादी पॉइंट्स है जहां पे उनका इतफाक नहीं था, ना इतफाकी थी। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे इतफाक हो गया था,
वो मैं आपको बताने की सरसरी बता देता हूँ, सरसरी, बस ज़्यादा आपको पता भी नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से बता देता हूँ कि जब आप नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे या 14 नुकात पढ़ेंगे तो वो फिर आपको पॉइंट्स नजर आएंगे सामने। नेहरू रिपोर्ट में ये बताया गया कि कोई भी इंडियन जो है ना, वो अगर एक खास एक कल भी बताया था कि एक कम्युनिटी है किसी भी सूबे के अंदर, अगर उस कम्युनिटी के 3/4 पीपल, 3/4 जो मेंबर हैं, वो किसी बिल को नो कर देंगे तो वो बिल पास नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग का बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त है ये। इसने कहा कि यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में जो है ना, रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी और तमाम रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी, ये होगा वो होगा, ये सारी बातें। तो हमने कहा हाँ, हम भी कहते हैं होनी चाहिए, सारा कुछ ठीक हो गया, ये सारी बात होगी। अब यहाँ पे एक और बात भी थी कि जो सूबे बन गए हैं वो सूबे रहेंगे, और कोई सूबे के अंदर ऐसी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाएगी जिसमें कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी बन जाए। ठीक है, तो मुसलमानों ने कहा हम भी यही कहते हैं कि जो मेजोरिटी मेजोरिटी रहे, माइनॉरिटी माइनॉरिटी रहे, जोग्राफिकल जो इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो ना की जाए। ठीक है, जिस तरह अभी कश्मीर में हो रही है तो हम उस पर बड़ा अपोज करते हैं, उसको बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर एक और बात भी यहाँ पे थी, अगर सेंटर ने कोई तरमीम लेकर आनी तो फिर उस सूबों से भी पूछेगा वो। तो हमने भी कहा बिल्कुल, ये तो सेंटर ने तरमीम लानी है तो सूबों से पूछेगा। तो इस तरह और भी छोटे मोटे पॉइंट्स थे कि सीटें दी जाएंगी, ये दिया जाएगा। तो इस पे मुसलमानों का और जो कांग्रेस है, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इतफाक था, इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करें। हम उन पॉइंट्स को देख रहे हैं जहाँ पे ना इतफाक है। तो पिक्चर जो बनी कि जब नेहरू रिपोर्ट आई तो कमाल की रिपोर्ट थी, कायद ने फिर 14 नुकात दे के जो है ना उनको बता दिया कि हमें तो ये चाहिए। ठीक हो गया, ये 1928 में पेश की थी और 1927 में आई थी। अब क्या होता है, अब ये मतलब 1929 में पेश किए थे और ये 1928 में है। अब ये बात जब गोरे के पास पहुंची ना, तो गोरा सर पकड़ के बैठ गया। कहता यार ये क्या, मैं किन बंदों के साथ पंगे लग गया हूँ, ये है क्या, तुम चीजें क्या हो यार। परेशान हो गया, एक कहता है ये है, एक कहता है ये, मैं किसकी मान। वो बेचारा परेशान हो गया, हमने तो रिफॉर्म लानी है। खैर वो भी खामोश होकर बैठ गया, और उसने कहा कि इस मसले को हल करते हैं। तो कहता है कि इनको ना, ये जो जितने भी इंडियंस हैं ना, तो इनको जरा इधर बुलाओ, इनको बुलाओ, लंदन बुलाओ। वहां जाके इनसे मुज़ाकरात नहीं होते, ना ये करने देते हैं, शरारतें करते हैं इनके बच्चे, जो है ना, इनको सारों को लंदन बुलाओ, इनको लंदन बुलाओ। बुला लिया जी, मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी। ठीक है, और उसने कहा जो है ना इस पे, इनको लंदन बुलाओ, और इनके जो मामलात हैं इसको जरा देखते हैं कि चाहते क्या हैं अल्लाह के बंदे। ठीक हो गया। अब उसने उस वक्त जो थे ना, लॉर्ड थे, अब जो वजीर आजम थे उनके, क्या नाम है इसका, बरतानिया के, उसका नाम था रमजे मैकडोनल्ड्स, रमजे मैकडोनल्ड्स। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उन साहब ने मिलकर ये इनके साथ बैठे और वजीर आजम साहब के साथ बैठ के ना जरा मुज़ाकरात। तो इन्होंने उसको बुलाया और उनके साथ तीन जो है ना कॉन्फ्रेंसेस की, तीन कॉन्फ्रेंसेस, क्या लिखना था, कॉन्फ्रेंसेस की, 1, 2 और 3, जिसको तारीख ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 3 के नाम से याद किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है ऐसी, अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बैठा था और ये इनको जो साथ में बिठा दिए तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं वो तमाम इक्वल स्टेटस रखते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक हो गया ना। जिस तरह मिसाल के तौर पे कॉलेज के अंदर लेक्चरर्स हैं, जो सारे लेक्चर चाहे जिस सब्जेक्ट के भी हों सारे इधर बिठा दें, तो उनका सारों का डेजिग्नेशन सेम है ना, तो ये उस राउंड टेबल में आ जाएंगे। तो उसने इसको बुलाया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना, पहला 1930 में पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर 1931 में बुलाई, फिर 1932 में बुलाई। पहली भी नाकाम हुई, दूसरी भी नाकाम हुई, तीसरी भी नाकाम हुई। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी जो कि 1930 में बुलाई, उसमें मुस्लिम लीग आई लेकिन कांग्रेस नहीं आई। ठीक है, कांग्रेस नहीं आई।
अब मुस्लिम लीग ने अपने जनाब तजावीज़ में पेश की कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो हमने बातें 14 नुकात में पेश की थी। ठीक है, इसमें कायद भी गए थे, मुसलमानों के काफ़ी बड़े लीडर गए थे इसमें, और उन्होंने पेश भी किए हैं, और उनको कहा कि हम तो बता रहे हैं कि 14 नुकात जिस तरह के हैं हमारे मुल्क में, ये हमारे मसाइल हैं, जो भी इनका मसाइल थे हमारे मुस्लिम लीग के मुतालबात है उनके सामने। लेकिन कांग्रेस तो थी नहीं, तो गोरे ने इनकी तो सुन ली, लेकिन गोरे ने कहा मैं क्या फैसला करूं, दोनों को होना पेश होना जरूरी है। उस वक्त क्या था, उस वक्त के जो लॉर्ड थे ना, जैसा कि पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। वही लॉर्ड थे जिनको क्राउन ने कहा था कि ये क्या बेइज्जती करा रहे हैं इसकी, ब्रिकन हेड की और तुम्हारी। ये वही लॉर्ड था, ये भी तंग था बेचारा। अब ये जो लॉर्ड था ना, अब ये उस वक्त यही लॉर्ड था। इस लॉर्ड को फिर इसने प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया कि जाओ जरा ये कांग्रेस का क्या मसला है, इसको भी बुलाओ ना, ये भी आए फिर बात हो इनसे। अजीब बंदे हैं, इनको इधर बुला भी लिया है, इधर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ से आपने ये सारी मेरी बातों से ये तासर नहीं लेना कि ये कोई मुस्लिम लीग गैर संजीदा थी या कांग्रेस गैर संजीदा थी। ऐसे नहीं था। ये पॉलिटिक्स के अंदर टैक्टिक्स होती हैं कि आप किसी को वेट कराते हैं, किसी के बाद लेट जाते हैं, किसी के बाद फौरन मान लेते हैं। ये टैक्टिक्स होती हैं कुछ गेन करने के लिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे जरा मजाही अंदाज में पेश कर रहा हूँ। इसको ना समझिएगा कि शायद मुस्लिम लीग वाले कोई नाअहल थे या कांग्रेस वाले नाअहल थे। दोनों इंतहाई कॉम्पिटेंट और कमाल के लोग थे। और कमाल के कॉम्पिटेंट अगर लोग ना होते ना, मैं और आप आज आज आज़ाद मुल्क में ना बैठे होते। ये वैसे आपको मजाही अंदाज में आपको पेश कर रहा हूँ, ताकि आप बोर ना हो और आप ये ना हो मुझे खराटों की आवाज आवाज आने लग जाए कि सो गए हैं, ऐसे ना हो। इस वजह से ये आपको शोगल लगा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। अच्छा, तो बताया कि इसको कहा, लॉर्ड एरविन को कहा कि जाओ यार ये क्या मसला है इसका, इनको अब उनको जरा मना के लो। ठीक है। अब उस वक्त इशू क्या था, इशू ये था कि जो कांग्रेस थी ना, वो उस वक्त कह रही थी कि आप हमें अलग करो। ये जब उन्होंने मुस्लिम लीग ने पेश किया ना 14 नुकात, तो उनको पता चल गया कि हमने आपस में मुत्तफिक होना कोई नहीं है। और उसने सिर्फ एक नारा लगाया, उसने कहा हमें अलग करो, बिल्कुल अलग करो जी, गोरा यहाँ से जान छोड़े। ठीक है, अलग करो, ये उसने नारा लगाया। ठीक हो गया। अच्छा, ये उसने नारा लगा रही थी और ये प्रोटेस्ट कर रही थी कांग्रेस की। ठीक हो गया। और जो इसके इसी प्रोटेस्ट के चक्कर में गोरे ने इनके बंदे पकड़े हुए भी थे, जेल में भी रखे हुए थे। तो फिर क्या होता है कि अरविंद जाता है, अरविंद जाके उनसे मुज़ाकरात करता है यानी कि गांधी से। गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कांग्रेस को। और गांधी के साथ एक गांधी इरविन पैक्ट साइन करता है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, जो कि साइन करता है 1931 के अंदर करता है। और क्या उसको कहता है कि जो है ना, आप इधर आओ मीटिंग में, तो आपके जो बंदे हैं हम छोड़ देंगे, आपके जो मुतालबा है इसको भी रखते हैं। फिर जनाब क्या होता है, इसको मना के वापस ले आते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 होती है, जो कि 1931 में होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मुस्लिम लीग है ना वो नहीं आती। मुस्लिम लीग कहती है कि मैंने आपके सामने सारे अपने पॉइंट रख दिए हैं और आपने वो माने नहीं है, तो मैं नहीं आती जी। और गांधी इसमें जाता है, नहीं नहीं नहीं, इसमें आती है मुस्लिम लीग, इसमें आती है, आती है। मुस्लिम लीग इसमें आती है, मुस्लिम लीग इसमें आती है, कांग्रेस भी आती है। दोनों इस पे बात करते हैं, ये इन्होंने मौका पर पेश किया हुआ था। कांग्रेस में इसमें गांधी भी गया होता है, और गांधी जनाब अपना पॉइंट पेश करता है, लेकिन इनके आपस में इतफाक नहीं होता। और राउंड टेबल 2 भी नाकाम हो जाती है। गोरा कहता है अजीब बंदे हैं, इनको फिर ये 31 में, फिर 1932 के अंदर गोरा क्या करता है, इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 तीनों लंदन में हुई है, याद रखिएगा। और इनको प्रिजाइड किसने किया था, रमजा मैकडोनल्ड ने किया था, और ये इनका प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटिश का। और अच्छा, इस तीसरे में इनको बुलाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 में दोबारा से। इसमें मजे की बात है, ना मुस्लिम लीग आती है ना कांग्रेस आती है। कहती है भाड़ में जाओ, हम दोनों नहीं आते, हमारे मसले हल नहीं होते। तो ये भी नाकाम होती है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कंडक्ट की जाती हैं, लेकिन तीनों नाकाम होती हैं। और जो है ना वो गोरा होता है, उसके कानों से भी धुएं निकलते हैं कि ये किन बंदों के साथ मेरा रिश्ता बढ़ गया है। अब आगे क्या होता है, आगे जनाब गोरा क्या करता है। अब यहां तक तो बात क्लियर होगी।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है आगे से। बताएं जी, ट्विस्ट बता दें या कल पे ले जाएं? पाकिस्तान आजाद मैं तो कराना चाहता हूँ, पता नहीं फंस जाते हैं ना हम। हाँ, अल्लामा इकबाल का खुद वाला बात यहाँ पे उसने तो एक, यहाँ पे टच तो आएगा ना अल्लामा इकबाल की तरफ से, वो फिर वही तो पेश करना है। 1947 तक चलते हैं, हाँ। आज पाकिस्तान को आजाद कर लें मतलब। क्या कहते हैं जी, आज पाकिस्तान को आजाद कर लें? कल आजाद कराएंगे? नहीं मैं नहीं थका, कोई नहीं, मेरी फिक्र ना करें आप। एक दिन कैद रहने दें, अच्छा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आवाज तो पानी पी लेंगे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। कल क्या बंदूकें लेकर आएंगे या टेबल टॉक करेंगे आजादी के लिए? कैसे आजाद कराएंगे? टेबल टॉक, यस। बाकी क्या कहते हैं? आप पूरी पाकिस्तान मूवमेंट को पढ़ें ना, तो आप कायद साहब की फिलॉसफी को देखें। कायद साहब ने कभी भी नहीं कहा कि आप डंडा भी उठाएं। कमाल के सियासतदान थे। और कहा कि जो भी इशूज हैं, कांग्रेस हमारे हमसे कितने ही हमारे उसके साथ इख्तलाफात हैं, हमारे गोरे के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन कर्टिसी उस बंदे की देखें। कभी भी नहीं कहते बैठो मेरे साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से बहस करते हैं, बात करते हैं, निगोसिएशन। और उनकी जो लाइफ है उससे हम हमें क्या सिखाया कि ये जो मसाइल होते हैं ना, ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, इसका हल निगोसिएशन में होता है, इसका हल टेबल टॉक में होता है। हमने यही सीखा है। फिर हमने 17 सालों में क्या किया है? हमने तो हर मसले को दबा के हल करने की कोशिश की है, और उसमें ताकत का इस्तेमाल किया है। जी, गोरे के तो कुछ बातें मुझे भी बड़ी पसंद है। हाँ जी, गोरे के अंदर एक बात है कि उसके अंदर ना हाइपोक्रेसी बहुत कम है, मुनाफकत नहीं है। मेरे और आपके अंदर ना, या पाकिस्तानियों के अंदर मुनाफकत बहुत ज्यादा है। हम ऊपर से तो बड़े मुसलमान भी बनेंगे, और दुआएं भी कराएंगे, और लंबी लंबी नमाजें भी पढ़ेंगे, और जनाब खुतबे भी देंगे, और अपने आप को पारसा भी कहेंगे, और पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। लेकिन जितने काम हम बुरे करेंगे इतने शायद गोरा भी नहीं करेगा। ये बहुत मसला है। जिसने तारीख को पढ़ा है वो गोरे का फैन तो होगा। हाँ जी, ठीक है जी, फिर इसको हम कल इंशाल्लाह लेके चलते हैं। आज हमने 1932 तक के जो वाकयात थे वो पढ़ लिए हैं, ठीक हो गया। और फिर इसमें मजीद मामलात हैं, बाकी स्पीड बहुत स्लो है। अब मैं क्या करूं, मैं स्पीड ज़रा लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें अब जल्दी जल्दी कवर नहीं हो सकती। क्या करें बताएं? हाँ जी बिल्कुल, तायर खान ने सही बताया। क्या करें जी अब, स्पीड बढ़ाएं थोड़ी, क्या करें, हमारा सिलेबस काफ़ी सारा रहता है। सर। हाँ जी।
सर स्पीड बढ़ा लेंगे उससे सिलेबस तो कवर हो जाएगा, लेकिन ये जो हम लोग लकीर के फकीर हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, तो वो ना क्वालिटी नहीं रहेगी फिर उस तरह। अभी हम बेशक वो कछुए वाली स्पीड से चल रहे हैं, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो समझ आ रही है, चीजों की क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि हम तो 9th 10th के बच्चों से भी गए गुजरे हैं ना, जिनको कुछ भी नहीं पता। तो सर हमें बहुत फायदा हो रहा है, चाहे टाइम तो जाहिर है फिर ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर हम लोग उस लेवल पे नहीं है ना जिस लेवल पे पीपीएससी की तैयारी की जाती है, हम अभी मैट्रिक लेवल पे हैं। अच्छा अच्छा, चले मान तो लिया ना आपने। हम मानते भी नहीं जी ना। सर, रियलाइज हम रियलाइज हो एमए गया कर जब लेते हिस्ट्री पढ़ी है तो। हम एमए कर लेते और हमारे गर्दन में सरिया आ जाता है। सर वो एम ही की है, एम ही की है, वो एम नहीं था, एम ही की है। ठीक है ना, गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए। आप अगर पढ़े लिखे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, लेकिन क्या पता उनकी जिंदगी के जो मुशाहिदात हो वो आपसे बहुत ज्यादा जामे और मजबूत हों। तालीम तो वैसे भी इंसान को उसके अंदर आजी लेकर आती है, इनकसारी लेकर आती है। आप जितना ऊपर जाते हैं उतना ही आप झुकते हैं। जिस दरख्त के जी फल सर, लगते सर हैं ना वो वो जैसे कहते हैं खड़ा ना नहीं कि होता। फलों वाला दरख्त हमेशा झुक जाता है। हाँ जी। जी जी, क्या क्या कहना चाह रही है? मैं ऐसे ही आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जी बताएं। सर कुछ नहीं, मैं वही कह रही थी कि जिस वो आपने वही बात कर दी कि जिस दरख्त को फल लगते हैं वो झुक जाता है, और वरना सफेदा अकड़ा रहता है क्योंकि उसे फल नहीं लगते, और जो अकड़ता है वो टूट जाता है। इतनी गहरी अच्छी अच्छी बातें तो बताएं ना, ताकि कोई थकावट हमारी उतरे और हम जरा दोबारा टॉपिक शुरू कर दें। सर बच्चे बेचारे जो है जमाइयाँ ले रहे होंगे, बददुआएं देंगे कि सैर का दिमाग खराब है। आपको भी देंगे और दो में मुझे भी जनाब शामिल करेंगे और कहेंगे सही है। नहीं सर, आप तो टीचर है ना, आपको तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे तो कहेंगे। नहीं कहेंगे नहीं, लेकिन दिल में तो, दिल में कौन सा अल्लाह सुन रहा है ना, वो सारा कौन सा सुन रहा है। ऐसे ही है ना। नहीं सर, उस्ताद के लिए तो कभी भी नहीं निकल सकती, जितना भी नालायक स्टूडेंट, लेकिन उस्ताद को तो बददुआ नहीं देता। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे भी मैं आपको बात बताऊं, सबको बता रहा हूँ, ठीक है। सारे इस बात को सुन लें कि जो वालदैन होते हैं या साजा कराम होते हैं ना, ये बात मेरी सब ज़हन में रखिएगा कि कोई भी दुनिया में ना परफेक्ट नहीं है। इंसान भी परफेक्ट नहीं है, ना वालदैन परफेक्ट होते हैं, ना साजा कराम परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप इस चीज़ को समझा करें। और अगर किसी कभी वालदैन के एंड से किसी वालदैन पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं बस, और साजा कराम भी करते हैं, तो अगर कहीं पे कोई कमी कोताही रह जाती है तो कभी भी आप उसको ना देखें, बल्कि जो आपने उससे सीखा है उस पर फोकस करें। आप बहुत कुछ सीखेंगे। और हर टीचर से आपने कुछ ना कुछ जरूर जिंदगी में सीखा होगा। और आप उनसे कह सकते हैं, अगर वो नहीं पढ़ाते या जो भी वट एवर रीजन है, आप बड़े पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से पेश करें। ठीक है ना, क्योंकि आप तो शायद वालदैन नहीं होंगे बहुत सारे हम में से, लेकिन जो वालदैन होते हैं उस बात को रियलाइज करते हैं कि अ, वो पूरी कोशिश करते हैं। और अगर उनका बच्चा उनको किसी टाइम पे ये कह देना कि अब्बा जी या अम्मा जी आपने हमारे लिए क्या किया है, या आपने कौन सा को तीर मारा है, तो जो वालदैन पे गुजरती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और साजा कराम भी ऐसे ही होते हैं, तो उसको इम्ब्रेस करना चाहिए। ठीक है। आप कहेंगे सर ने ये जो है ना, हाँ क्या कहा है कि मैकडोनल्ड्स के नाम से रेस्टोरेंट वगैरह फेमस है। जी मैकडोनल्ड्स जो है ना वो मशहूर रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट क्या है, एक ब्रांड है। इस्लामाबाद जाए ना कभी आप, वहाँ पे मम्मी डैडी बच्चे तो पहुंचे होते हैं मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स के बर्गर हैं, उनकी पिज़्ज़ा और सारा कुछ बड़े महंगे महंगे। शादी आप स्पॉन्सर करें ना, हम रख लेते हैं पार्टी। शाह साहब आप कर रखें ना, पार्टी रखें, हम आप स्पॉन्सर करें।
ठीक है। और उसमें हम आपकी पीरी फकीरी के किस्से भी लोगों को सुनाएंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट भी कर देंगे। ठीक है शाह जी। और मशहूर कर दें कि शाह है, उसके बाद एक पीर आया और वो उस बंदे को उड़ा लिया, और उसका जनाब मैदा खराब था, ये था। ऐसे ही किस्से सुनाएंगे ना कि आप खुद भी सुनेंगे और कानों को हाथ लगाएंगे। इतनी शक्तियां आपकी बताएंगे। आप स्पॉन्सर करें ना जरा। आपकी जहाँ पे जब लोगों के तो मरने के बाद दरबार होता है, आपकी जिंदगी में भी दरबार बन जाएगा। जिन बूथ, हाँ जिन बूथ के बता देंगे, उसका वैसे बड़ी डिमांड है। इसमें बड़ा पैसा है। वो आजकल एक मौलवी मशहूर नहीं है, वो शुश किस्म का जो है, शुश मौलवी। इस पे इकरार ने प्रोग्राम भी किया है पिछले दिनों। हाँ शुफ शुफ। वही शुफ शुफ। उसकी वो मैंने देखी है, बड़ी मजेदार किस्म की वो। वो एक कैंडिडेट जो है ना, 50,000 की लीड से जीत रहा होता है, और 95% के 99% रिजल्ट आया होता है। फिर वो करता है शुभ शुभ, और फिर 100% रिजल्ट आता है कि दूसरा जो उम्मीदवार है वो 50,000 की लीड से जीत गया है। बड़ी मजेदार थी। लेकिन इकरार ने उसको एक्सपोज किया है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने आज 1900 कहाँ से शुरू किया, तकरीबन 1926-27 से शुरू किया, और 1932 तक हम पहुंच गए। और फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल इसको वाइंड अप करके कल हम पाकिस्तान को आज़ाद करा लें। ठीक है। तो कल की क्लास, फ्राइडे की क्लास है ना, तो कल की क्लास लंबी क्लास हो सकती है। कोशिश मेरी होगी कि 47 हो जाए, तक हो जाए। और हम जो मंडे होगा, नेक्स्ट कमिंग मंडे होगा, उसके अंदर आपका क्विज कर लें। और उसके अंदर जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसके मोटी मोटी जो सवाल आते हैं वो आपसे पूछ लें। मीन वाला आपने क्या करना है, इस वीकेंड पे आपने क्या करना है, वीकेंड पे ये करना है कि एक तो आपने ये 47 तक लेक्चर सारे आपने सुने हैं, इसी तरह इसके नोट्स अच्छे अच्छे बनाए, प्यारे प्यारे नोट्स बनाए। ठीक है। और साथ में वो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा है वो भी पढ़ें। और जो क्या नाम है, वो नाइन्थ टेंथ की बुक है, उसमें ये कहीं पे आपको नजर, ये सारे टॉपिक्स है ना, दिल्ली तजावीज़ है, उसको पढ़ लें क्या चीज़ है वो। तो आपका स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है उसके अंदर, उसको फिट कर देंगे। वो पॉइंट जरा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने स्किप भी किए होंगे ना, वो अब लेकिन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये 3-4 सोर्स मिला के मंडे को आप एक अच्छे वाला क्विज दें, हमारा पाकिस्तान मूवमेंट ताकि ख़त्म हो जाए, और हम फिर पाकिस्तान अफेयर शुरू करें 1947 से लेकर 2024 तक। उसमें भी बेतहाशा इवेंट्स है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम इसको दे दिया है। और ताकि इसको ज़रा वाइंड अप करें, और कोई और जो है ना सब्जेक्ट हम चूज़ करें। क्योंकि हिस्ट्री से ना आप, मुझे लगता है, बोर हो गए हैं हिस्ट्री से, और ये डेट्स और ईयर्स से। तो अब हम ईयर्स वाला और डेट्स वाला कोई सब्जेक्ट ना उठाएं, कोई और उठाएं। ठीक हो गया ना। और इंशाल्लाह कल हमें, हमारे सेशन को 1 महीना भी मुकम्मल हो रहा है। 1 महीना हो गया। देखिए अब हमने 3 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े, हमने तो 12 पढ़ने हैं। ड्राइंग करेंगे, चलें फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो आप अपना खुद अपने आप से पूछें कि आपने ये जो 1 महीना न्याजी एकेडमी के साथ लगाया है, तो आपका कितना फायदा हुआ है। ठीक है, अपने आप से पूछें, और ये फिर अपने दोस्तों को भी बताया करें। और जो वीडियोज आती हैं यूट्यूब पे, उधर भी बताया करें। ये मुझे तो आप बताते हैं, मुझे तो इन बातों का पता है, और यहाँ भी बताएंगे, यहाँ भी पता है मुझे। तो इसको उस प्लेटफॉर्म पे बताएंगे ताकि किसी और का भी फायदा हो। हाँ जी, बात समझ में आई है ना। तो इस 1 महीने में खुद अपने आप से सवाल करें कि आपने 1 महीने में क्या कुछ लर्न किया है। जिंदगी के पहले भी तो 26-27 या 30 साल गुजार लिए हैं ना, तो इस महीने को
उनके साथ कंपेयर कीजिएगा। और आप यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़े हैं, उसके साथ भी कंपेयर कीजिएगा कि आपने 4 सालों में कितना कुछ लर्न किया है। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया जी। क्या कह रही मैरीन कि दोस्त सीरियस नहीं है, मतलब मैरीन जरा बताएं क्या मतलब ये। अभी भी देखें ये 24-25 की क्लास और अभी 17 लोग रह गए हैं, वो चले गए हैं बाकी, तो इसका क्या मतलब है? हालांकि मैं 2-3 दफा कह भी चुका हूँ, फिर वैसे वैसे में भी मैंने आपको बताया है कि आप क्लास छोड़ के ना जाया करें। बताएं जी, अब क्या हल करें इनका? जो सर ये वही लोग होते हैं खैर जो में जैसे बताएं पीरियड जल्दी। हो रहा होता है, पीरियड हो रहा होता है और बच्चे घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं, आखिरी मिनट वो छुट्टी भाग जाते हैं सारे। तो टीचर का अगर लेक्चर रह भी समझ गया हो नहीं आ ना रही जैसे सर थोड़ा आपकी, बहुत, शायद दोबारा बताइएगा। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पीरियड हो रहा होता है ना जैसे लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, तो उनकी नजरें घड़ी पर होती हैं कि ये कब बेल हो और कब हम क्लास से बाहर निकले। तो ये अभी भी वही स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं जो फौरन से, जैसे इनको पता चलता है ना टॉपिक वाइंड अप हो गया, फौरन से लेफ्ट कर देते हैं कि वही छोटे बच्चों की तरह बेल हो और हम बाहर निकल जाएं। सो दे आर बिहेविंग लाइक दो स्टूडेंट्स। अभी तक ये लोग मेच्योर नहीं है, जी। इस इनको पता अब नहीं है मुझे ये बेसिक चीज। बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके सामने जो आपसे मुखातिब है वो कोई, उसका कोई टाइम नहीं है? ठीक है ना? उसकी कितनी कमिटमेंट्स हैं, उसके कितने मामलात हैं, क्या कुछ है, वो आपके सामने जो बैठा है तो वो कोई ऐसे बैठा हुआ है? वो भी तो आपके लिए टाइम एलोकेट करके बैठा है ना, तो आप उसके टाइम को कितनी वेटेज दे रहे हैं? तो ये सोचने वाली चीजें हैं। खैर अब क्या कहा जा सकता है, टीचर का तो इसमें तकलीफ ही होती है, और क्या होता है। उसामा जरा बताओ यार, क्या करें ये, इस बिहेवियर को कैसे टॉलरेट करें, या इसको कैसे एड्रेस करें? उसामा बताओ जरा। सर मेरे तो ये ऑब्जर्वेशन है कि जो टीचर के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, मतलब अगर टीचर टाइम दे रहा है और आप वहां से लीव कर रहे हैं उसको, तो वो लेसन आपको बाद में खुद पता चल जाएगा कि जब आप बाद में नाकाम होंगे, अल्लाह ना करे कोई नाकाम हो, अल्लाह उनको हिदायत दे, तो वो फिर याद करेंगे इस टाइम को कि सर तो हम खुद ही मतलब उस टाइम को अप्रिशिएट नहीं करते थे। सर मेरा तो थोड़ी सी लाइफ को ये एक्सपीरियंस है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सिंपल सी बात है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ी गलत बात है। और फिर हम कहते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, और पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, और ये है, फिर हमारी बातें कभी सोशल मीडिया पे ख़त्म नहीं होती। सारे शुरू होते हैं, फिलासफर बने होते हैं कि पीपीएससी नंबर काटता है, एफपीएससी वाले पैसे लेते हैं, नौकरियां पाकिस्तान में आती नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। फिर ये फिलासफर सारे उधर पहुंचे होते हैं। लेकिन ये हालत है कि क्लास लेनी है और क्लास को छोड़ के चले जाना है, या लेट आना है, या उधर गपशप लगा रहे हैं क्लास है, ये क्लास लेनी नहीं है। तो ये है ओवरऑल हमारा एटीट्यूड। ठीक है ना? तो हम इस वजह से नहीं हम जॉब लेते कि वो नौकरियां नहीं आती, उनका भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, और हमारी जो कहें ना कि एक कैजुअल बिहेवियर वो होता है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल सर मुलाकात ऐसे होती है। इस जी जी। सर ऐसे स्टूडेंट्स को ना रिमूव कर देना चाहिए सर। पहले भी बात डिस्कस हुई थी तो मैंने आपसे ये मतलब ये सजेशन दिया था कि ऐसे स्टूडेंट्स को ना वो नहीं, उनको आप रिमूव कर दें, उनको ये चीज वो डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन ये आपका फिर भी बड़ा पाना है कि आपने उनको फिर भी ग्रुप में रखा हुआ है। मतलब वैसे ही खाम खा है बस। बस क्या कर रहे हैं, हमारा भी वालदेन वाला दिल है ना। तो वालदेन के बच्चे जैसे भी हों तो वो नाराज तो उनसे होते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन उनको डिसोन नहीं करते। ये मसला है ना।
चलें जी, ठीक हो गया, आपकी सजेशन भी जायज़ है और हमारा अपना वो है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और कल कोशिश होगी इंशाल्लाह, कल थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा होगी मेरी और शायद क्लास भी लंबी हो जाए ज़्यादा। ठीक है। और मैंने कल जाना है इंशाल्लाह घर, वहाँ पे सिग्नल्स का भी एक इशू होता है, तो आपने साथ में रहना है। ठीक है, अगर कोई क्लास लेट ज्वाइन होती है तो कोई मसला नहीं, आपने पेशेंट रहना है। और ताकि क्लास हम 8:30 पे मैं कोशिश करूँगा स्टार्ट कर लूँ, लेकिन अगर नहीं भी होती तो 8:40 8:50 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और 10 10:30 तक क्लास जा सकती है कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, पढ़ें सीखें, दूसरों को सिखाएं और शमा से शमा जलाएं, और मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए कोई अच्छा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।